हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाजीराम पॉइंटर्स डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड अक्टूबर 1। ऑलरेडी मैंने 25 सितंबर तक कवर कर लिया है वाजीराम पॉइंटर्स को। उधर 4-5 दिन का बचा है, वो मैं कवर कर लूँगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। वाजीराम पॉइंटर्स कंटिन्यू रहेंगे और डेली आएंगे। डेली नहीं तो मान लो कि सेकेंड डे पे आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। ठीक। ऑल्सो आई एम वेरी सॉरी कि जो भी मैं कमिटमेंट की थी कि मैं एक्सप्लेन सेक्शन रोज़ ले आता रहूँगा, वो नहीं हो पा रहा है। मेरे पास भी थोड़ी टाइम कंस्ट्रेंट है। अब देखो, रात में ही मैंने ऑलरेडी 3 आर्टिकल का इसका बना लिया था। मॉर्निंग में मुझे सिर्फ 4 आर्टिकल बनाना था और मॉर्निंग वाले में ही 1.5 आवर्स लग गया। तो मेन प्रॉब्लम जो है वो मेरे साथ है, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू स्पीकिंग फ्लुएंटली। मैं थोड़ा पॉजेज लेके बोलता हूँ तो इट बिकम्स डिफिकल्ट। जब मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे को बहुत डिफिकल्टी होती है बोलने में, तो कभी कभी भी कुछ इधर उधर हो जाता है, तो बहुत धीरे धीरे रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो लगे रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इवन जो लोग मेरे से एसोसिएटेड हैं पहले से, उनको पता ही होगा कि इवन इन माई डिफिकल्ट टाइम्स आई हैव कंटिन्यूड दिस। ठीक है, तो आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। ऑल्सो देखो, वाजीराम पॉइंटर्स तुम्हारे हो ही रहे हैं, तो ये तुम्हें वाजीराम की मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बता देता हूँ। और जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक बार मंथली विजन आईएएस या फिर कोई और भी मैगजीन होगी जो मुझे ठीक लगेगी, मैं उसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तुम्हारा मैगजीन का पोर्शन जो है वो सॉर्टेड हो जाएगा इससे। ठीक, एक्सप्लेन कंटिन्यू रहेगा, वो थोड़ा लेट भी आएगा तो आएगा, लेकिन वो कंटिन्यू रहेगा। ऑल्सो डाउन टू अर्थ भी आएगा, बट हिंदू की कोई अभी गारंटी नहीं ले सकता मैं। बट ठीक है, देखते हैं। और इसका जो पीडीएफ है वो तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे। और इवन इसमें जो भी मैंने मैप्स वगैरह यूज़ किए हैं, उसका भी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ से अगर मान लो तुम नोट्स बनाते हो तो वहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, तो एक्सरसाइज काजिन किसके किसके बीच में होती है? तो ये हो गया हमारा कजाकिस्तान, और ये हो गया हमारा इंडिया। और ये हो कहाँ पे रही है? ओली उत्तराखंड में हो रही है। ऑल्सो कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? ये अस्थाना है। और कजाकिस्तान न्यूज़ में क्यों था जुलाई में? क्योंकि यहाँ पे संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ था, जिसमें बेलारूस इसका 10th मेंबर बन गया है। ठीक। ऑल्सो कजाकिस्तान न्यूज़ में था मार्च में रिगार्डिंग मीथेन लीक। यहाँ पे मीथेन लीक हो रहा था क्योंकि ड्रिलिंग के टाइम पे नीचे से मीथेन निकला और लीक हो रहा था, और ऑलमोस्ट 6 महीने तक यहाँ पे फायर इंसिडेंट था। इसके अलावा कजाकिस्तान जो है ये लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री है। ठीक। और यहाँ से हम इंपोर्ट क्या करते हैं? हम यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं, हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हम टाइटेनियम इंपोर्ट करते हैं। और यहाँ ये जो है हमारे लिए टी का एक बहुत बड़ा मार्केट है। ठीक है। और कजाकिस्तान इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इन सेंट्रल एशिया। हार्पून मिसाइल जो है ये यूएस की मिसाइल है, और इसका भी पहला बैच यूएस ने सप्लाई किया है ताइवान को। ऑल्सो अगर तुम्हें हार्पून की जगह RGM-84, UGM-84, AGM-84 दिखे, तो तुम्हें समझ जाना ये हार्पून मिसाइल्स के बारे में ही है, और ये एक सबसोनिक मिसाइल है। तुम्हें ये बोल देगा कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है, तो ये सबसोनिक मिसाइल है, ये याद रखना है। और ताइवान के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि देखो, ताइवान जो है उसको चाइना जो है कंसिडर करता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स मेनलैंड थ्रू इट्स वन चाइना पॉलिसी। इवन इंडिया जो है वो भी वन चाइना पॉलिसी को सब्सक्राइब करता है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ताइवान को यूएन कंसिडर नहीं करता है। ठीक है। और चाइना का एक और सिस्टम है जिसको बोलते हैं वन चाइना टू सिस्टम्स। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है हमारा चाइना के 2 स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से। एक है मकाओ और दूसरा है हमारा हांगकांग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, इस आर्टिकल में मैं क्या करूंगा कि एंटार्क्टिका को पूरा डिटेल में डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि एनडीए में एक क्वेश्चन आया था जिसमें ये पूछ दिया था कि 4 स्टेटमेंट दे दिए थे इसके बारे में। ठीक। और उसमें एक स्टेटमेंट ये थी कि इसका हाईएस्ट पीक कौन सा है। ठीक। तो यूपीएससी फैक्चुअल की तरफ जा रहा है, तो हम भी पूरा फैक्चुअल हो जाएंगे। ठीक। बाकी जो आर्टिकल है ये बात करता है कि माउंट एरेबस करके जो वॉल्केनो है, इससे गोल्ड डस्ट निकल रही है। बेसिकली गोल्ड के थोड़े पार्टिकल्स निकल रहे हैं। यहाँ पे ये बता दूं कि ये एक स्ट्रेटो वॉल्केनो है। अब स्ट्रेटो वॉल्केनो में क्या होता है कि ये जब इरप्ट होते हैं, जैसे वॉल्केनो हो गया, ये इरप्ट होते हैं, तो जो इरप्शन के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं ना, इन्हीं के ऊपर धीरे धीरे बैठ जाते हैं लेयर के फॉर्म में। तो जब फिर इरप्शन होगा तो फिर बैठ जाएंगे, तो ऐसे लेयर्स बन जाती हैं। तो ऐसे वॉल्केनोज को बोलते हैं हम स्ट्रेटो वॉल्केनो। ठीक है। ऑल्सो मैप पे जाने से पहले एंटार्क्टिका में एक और फिनोमिना होता है जिसको बोलते हैं डायमंड डस्ट। अब डायमंड डस्ट क्या होती है? बेसिकली देखो, जो भी ह्यूमिडिटी यहाँ थोड़ी बहुत प्रेजेंट होती है ना, वाटर वेपर जो हवा में है, वो क्या होता है, वो फ्रीज हो जाता है, वो आइस क्रिस्टल बना लेगा। अब क्रिस्टल पे जब सनलाइट पड़ती है ना, तो ये स्पार्कलिंग इफेक्ट देता है। ठीक। जैसा कि डायमंड में ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसको बोलते हैं डायमंड डस्ट। ठीक। तो कंफ्यूज मत करना गोल्ड डस्ट को डायमंड डस्ट को। डायमंड डस्ट में कोई डायमंड नहीं है, गोल्ड डस्ट में गोल्ड है। ठीक है। तो एंटार्क्टिका के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। एंटार्क्टिका जो है ये हमारा 5th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है
इसके बाद कौन कौन सा आता है, यूरोप आता है, और स्मॉलेस्ट कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। और ये कंप्लीटली लाई करता है एंटार्क्टिक सर्कल में। अब एंटार्क्टिक सर्कल तुम्हें पता ही होगा कि 66.5 डिग्री साउथ से शुरू होता है। ये रहा देखो हमारा 66.5 डिग्री जो है ये पूरा सर्कल बना हुआ है, और चारों ओर सराउंडेड है किससे है, ये सदर्न सी से सराउंडेड है चारों ओर, और 2 इनलेट्स हैं, इन्हीं इनलेट्स को सी बोलते हैं। तो ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे, वेडल सी, और नीचे 2 इनलेट जो है इसको क्या बोलते हैं हम, रॉस सी। अब एंटार्क्टिका के हाईएस्ट वॉल्केनो का नाम क्या है, उसका नाम है सिडनी, लेकिन ये एक डोर्मेंट वॉल्केनो है, ये डोर्मेंट वॉल्केनो है। और जो हमारा सेकंड लार्जेस्ट वॉल्केनो है उसका नाम है माउंट इरिबस, या इसको सेकंड हाईएस्ट भी बोल लो, लेकिन ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। तो जब तुमसे पूछे कि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, तो माउंट इरिबस है। ठीक, वैसे 2 ही इंपॉर्टेंट एक्टिव वॉल्केनो है अंटार्कटिका पे, पहला हमारा माउंट इरिबस हो गया, दूसरा जो वॉल्केनो है हमारा डिसेप्शन आइलैंड पे है, जो कि पार्ट है शेटलैंड आइलैंड का, इस एरिया में कहीं लाई करता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो है हमारा यहाँ पे लाई करता है इरिबस। अब देखो इतने फैक्ट्स में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि जो विंसन मैसिव दिख रहा है ना, ये इसका हाईएस्ट माउंटेन है, और ये आया था इस बार क्वेश्चन, शायद एनडीए में पूछा गया था, ठीक है, और वो टफ क्वेश्चन था क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्चुअल था। ऑलरेडी हम यूपीएससी का भी ट्रेंड देखें तो वो फैक्चुअल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक, तो इट इज़ बिकमिंग अ बिट टफर। तो हम चाहे ना चाहें हमें फैक्ट्स जो है वो याद तो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने इंपॉर्टेंट प्लेसेस बता दिए हैं, बाकी अगर देखना है तुम्हें तो देखो, ये है रॉस आइसल्फ, रॉस सी मैंने पहले बता दिया था, एक रोनी आइसल्फ याद रख लो, ये वेडल सी के पास है। उसके अलावा हो गया हमारा अमेरी आइसल्फ। अब देखो ये रहा हमारा शेटलैंड आइलैंड्स, यहाँ पे यूके लिखा हुआ है, ठीक। ऑलरेडी ये जो पार्ट तुम्हें पेनिनसुला वाला दिख रहा है ना, ये किसका एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन है हमारे एंडीज का। एंडीज जो कि मिलते कहाँ पे, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, उन्हीं का एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे भी माउंटेन रेंजेस देखे जाते हैं, ठीक है। उसी में देखो तुम्हारा विंसन मैसिव भी है। अब देखो इसके अलावा एंटार्क्टिका पे कोई टाइम जोन नहीं है, ये याद रखना है। ऑल्सो 70% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर जो है वो यहाँ पे मिलता है। ये पूरा एरिया जो है तुम कह सकते हो एक प्लेटो की तरह है जो आइस से कवर्ड है, ठीक। और ये रहा हमारा ग्रीनविच मरीडियन जो यहाँ से पास करता है। इसी की वजह से जो इसके वेस्ट में लाई करता है उसको हम वेस्ट एंटार्क्टिका बोलते हैं, ठीक। और जो इसके ईस्ट में लाई करता है उसको हम ईस्ट एंटार्क्टिका बोलते हैं। तो ये पूरा पोर्शन जो हो गया हमारा ईस्ट एंटार्क्टिका हो गया, इधर हो गया हमारा वेस्ट एंटार्क्टिका। अब रिच रिसोर्सेज जो यहाँ पे मिलती हैं वो क्या है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, निकल मिलता है हमें यहाँ पे, पेट्रोलियम रिजर्व्स भी मिलते हैं। अब अगर तुम मैप को ध्यान से देखो, तुम्हें यहाँ साउथ पोल दिख रहा है, दूसरा हमारा जियोमैग्नेटिक साउथ पोल दिख रहा है। अगर तुमने ज्योग्राफी ढंग से पढ़ी है तो तुम्हें पता होगा जो हमारा साउथ पोल होता है और जो मैग्नेटिक साउथ पोल है ये दोनों डिफरेंट होते हैं। सिमिलर केस है हमारे नॉर्थ पोल के साथ, ठीक। ऑल्सो एक टर्म और होता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक है। थियोरेटिकली जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं साउथ पोल को होने का मैग्नेटिक वाले को, वो ये है, लेकिन प्रैक्टिकली जो जहां मिलता है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक साउथ पोल, ठीक। तो जिसमें जियो लगा है वो थियोरेटिकल है, और जिसमें मैग्नेटिक एसिड नॉर्मली लिखा है वो हमारा रियल लोकेशन है अर्थ सरफेस पे। सेम कंडीशंस जो हैं हमारे नॉर्थ पोल के लिए भी होंगी, ठीक। अब एंटार्क्टिका के रिसर्च स्टेशन से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो रिसर्च स्टेशन था हमारा वो था दक्षिण गंगोत्री, ये 1983 में था। और अभी जो करेंटली वर्किंग है वो हमारा MB है। जैसे कंप्यूटर वाली MB से याद कर लो ये कि एक मैत्री है, दूसरा हमारा भारती है। अब देखो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि इसके इधर क्या है, ईस्ट एंटार्क्टिका है। तो देखो ये सब ईस्ट एंटार्क्टिका में लाई करते हैं, और ये जो हो गया है अब नॉन फंक्शनल है दक्षिण गंगोत्री, मतलब जो सबसे पहले गया था वो अब काम नहीं करता है। बाकी मैत्री कब हमने किया था 1989 में, और 2012 में भारती। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ और बता दूँ, देखो आइस शेल्फ जो होती है वो क्या होती है, ऐसे अटैच रहती है, ठीक, फ्लोट करती रहती है लेकिन अटैच रहती है। लेकिन अगर ये पूरा ही बाहर टूट के निकल जाए ना तो वो ग्लेशियर बन गया। तो देखो ऐसा ये ग्लेशियर है हमारे यहाँ पे, थवेट्स ग्लेशियर, और अमंडसन सी भी याद रख लेना। अब देखो सब कुछ मैंने डिस्कस कर ही लिया है तो एंटार्क्टिक ट्रीटी भी बता देता हूँ। देखो पहले तो ईयर याद रखना है कि 1959 में साइन हुई थी, 12 नेशंस थे। अब ये तुम्हें 12 नेशंस याद होने चाहिए क्योंकि एंटार्क्टिका जो है ये न्यूज़ में रहता ही है, फास्टर मेल्टिंग की वजह से या फिर ज़्यादा वार्मिंग की वजह से। तो तुम्हें ये याद रखना है, ठीक। अभी ट्रीटी कहती क्या है कि एंटार्क्टिका का यूज़ करना है हमें पीसफुल पर्पज़ के लिए, और हमें किसके लिए यूज़ करना है इसको हम रिसर्च के लिए यूज़ करना है। तो अब पीसफुल पर्पज़ में क्या आएगा कि मिलिट्री बेसिस ना बनाओ, वेपन्स की टेस्टिंग नहीं होगी, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग वगैरह नहीं होगी, रिसर्च कर सकते हो आराम से, ठीक। इंटरनेशनल साइंटिफिक कोऑपरेशन के बारे में बात कराएगा। और जो भी यहाँ पे सॉवरेंटी इशूज़ थे, क्या होता है कि इसको कई कंट्रीज क्लेम करती हैं, कुछ कुछ रीजन इसके, ठीक। तो उसको बोल दिया गया कि जैसा है वैसे ही रहने देंगे, ना इसे एनहेंस करेंगे ना इसे डिमिनिश करेंगे, ठीक। तो वैसे ही रहने देंगे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को प्रोहिबिट करती है,
और इंस्पेक्शन कौन करते हैं? ऑब्जर्वर्स, जैसे रिसर्च व्हीकल्स गई वो भी ऑब्जर्व करते हैं, कोई पार्टी है वो जाके वहाँ ऑब्जर्व करती है, कुछ और तो नहीं हो रहा है। ऑल्सो देर इज अ डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर और मैकेनिज्म भी है इन प्लेस अगर मान लो कि टीटी को मॉडिफाई करना हो तो। ठीक है, अभी इसके मेंबर्स 12 नहीं है, 12 से बढ़ा दिए गए मेंबर्स। अब करंटली जो स्ट्रेंथ है वो है 57 और इंडिया जो है वो एक कंसल्टेटिव मेंबर है। अब कंसल्टेटिव मेंबर का होने का मतलब क्या है, और ये बना कब है? 1983 में बना है कंसल्टेटिव मेंबर। अब इसका होने का मतलब ये है कि आपके पास वहाँ पे आपको रिसर्च करने का परमिशन है। आप जो एटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है उसमें आप वोट कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें प्रपोज कर सकते हो। ठीक, और दूसरे जो मेंबर होते हैं उनको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स। कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स वो हो गए जिन्होंने बस साइन किया है और रेटिफाई किया है ट्रीटी को, वो वहाँ पे कोई ऐसी रिसर्च एक्टिविटी नहीं करते हैं। ठीक, तो मतलब बेटर कंसल्टेटिव मेंबर ही है। तो जो हमारा एटलांटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मैकेनिज्म है इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? इसका सेक्रेटेरिएट जो है हमारा अर्जेंटीना में है। ठीक, देखो इसको डायरेक्ट मैप से डिस्कस करते हैं। अब देखो कोसी रिवर जो है ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ये कहाँ से फ्लो करती है? तिब्बत से फ्लो करती है, फिर ये एंटर करती है नेपाल में, नेपाल के बाद फिर हमारे बिहार में। ठीक, और इसको बोला जाता है सौरव ऑफ बंगाल क्योंकि ये फ्रीक्वेंट अपना कोर्स चेंज करती रहती है। अब ये ओरिजिनेट होती है फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। पहली है सन रिवर, दूसरी है हमारी अरुण रिवर और तीसरी है तमोर। अब इसको याद कैसे करना है? अब देखो सन को शायद इसका पर्यायवाची अरुण भी होता है, तो ठीक वैसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद कर लो सुन अरुण। अब देखो शिवालिक्स में एक गॉज है जहाँ से ये निकलती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? जिसका नाम है छत्रा गॉज। बाकी देखो ऊपर जा रही है हमारी यारलुंग जैंगपो जो कि ब्रह्मपुत्र बन जाती है, उससे ये सेपरेटेड है। इधर ये महानंदा रिवर से सेपरेटेड है जो भी बिहार में फ्लो करती है थोड़ा बहुत रीजन में। और कोसी रिवर के इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे तुम्हें गंडक रिवर मिलेगी। गंडक रिवर के बाद हमें मिलती है बूढ़ी गंडक। ठीक, बूढ़ी गंडक की एक ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बागमती रिवर। ये सब इंपॉर्टेंट रिवर है मैं यहाँ जो बता रहा हूँ। ठीक है, ऑल्सो एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको बोलते हैं कोसी मेची लिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक, ऑलरेडी इसको मैंने डिस्कस कर रखा है वाजीराम पॉइंटर्स में पहले ही। अब देखो ट्रिब्यूटरीज में देखो वही आएगी जो ऊपर मैंने ओरिजिनल वाली बताई थी, उसी में आ जाएगी। देखो सुन हो गई, फिर मैंने क्या बताया था, एक तमोर बताई थी और एक थी हमारी अरुण। उसके अलावा याद रखनी है तो तुम्हें दूध कोशी याद रख लो। ठीक, इंद्रावती याद रख लो, लिखो, और एक तामा और तांबा। तो सन और अरुण हमारा एक साथ आ गया। ठीक, तामा और तमोर हमारा एक साथ आ गया, फिर दूध अलग से याद कर लो, और इंद्रावती और लिखो। ठीक, अब भरोसा नहीं है कि कब क्या पूछ दे यार, अब अलग ही चल रहा है। अब देखो ये आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं करता, बट क्योंकि स्टडी जो है वो कंडक्ट की है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं टेसिटेसी फ्लाइज। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस। इसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं ट्री पैनोसोमियासिस। अब ये जो है ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, और तो पैरासाइट कौन सा होगा? उसका भी नाम कुछ ट्रिपैनोसोमा ही करके है। ठीक है, और वैसे भी तुमने सुना होगा इंसोम्निया, जब तुम्हें नींद नहीं आती उसको बोलते हैं क्या? इंसोम्निया बोलते हैं। तो देखो इसमें सोमनिया लिखा था यहाँ पे, इससे तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेना है कि ये स्लीपिंग सिकनेस से रिलेटेड है। ठीक है, और ये क्या है? ये कॉमन है ओनली अफ्रीका में ही। ठीक, तो अफ्रीका के 34 नेशंस में ये मिलता है। ऑल्सो जो ट्रिपैनोसोमा मैंने पैरासाइट बताया ये एक प्रोटोजोआ है, ये याद रखना है। कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें बैक्टीरिया वगैरह दे देगा, ये एक प्रोटोजोआ है। ऑल्सो जब ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज हो जाए डोमेस्टिक एनिमल्स में ना, तो उसको नगाना बोलते हैं उसको अफ्रीका में। ठीक है, तो ये याद रखना है, टर्म याद रखना है नगाना। अब देखो क्रूज भारत मिशन जो है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट मिशन नहीं है, बेसिकली ये क्रूज टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए है। ये 5 साल के लिए लॉन्च हुआ है अप टू 2029 तक। ठीक, और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। बस इतना ही याद रखना है। और मान लो इसे टेस्ट सीरीज वगैरह में पूछ लिया जाता है तो तुम्हें क्या करना है? बस गेस मारना है कि जो भी चीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रही होगी क्रूज टूरिज्म का, या फिर जो क्रूज सर्किट्स हैं उनको कनेक्ट कर रही होगी, वो सब इसका पार्ट होंगे। ठीक है, अब देखो अगर ये आर्टिकल मुझे पढ़ना होता तो मैं इस पर अपना 5 मिनट भी वेस्ट नहीं करता। ठीक, क्योंकि ओवर द टाइम मैंने देखा है ये कि ये बहुत ही फालतू वजहों से ये न्यूज़ में रहता है, और कोचिंग वाले क्या करते हैं? बड़ा बड़ा आर्टिकल बना के दे देते हैं, अब ये पढ़ो बैठ के। ठीक, लेकिन कुछ लोग जो है वो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं तो उनको फोमो ना हो, इसलिए मैं ये पढ़ा दे रहा हूँ एक बार। मेनली जो इसमें चीज़ पढ़नी होती है वो NRI, PIO और तुम्हारा OCI के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने होते हैं। ठीक, मेन चीज़ ये है। बाकी हु कैन नॉट बी एन OCI, उसमें देखो ये देख रखा है कि अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन हो तो नहीं हो सकते, फॉरेन मिलिट्री पर्सनल से रिलेटेड हो तो भी नहीं कर सकते हो।
ठीक है। तो तुमको इतना डिटेल में नहीं याद करना है ये सब चीज़, क्योंकि ये आने वाला ही नहीं है। देखो, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं, तो जब चेंज होगा तब ये न्यूज़ में आ जाएगा। तब क्या करेंगे, कोचिंग वाले अपने डेटाबेस में जाएंगे, वहाँ से उठाएंगे ये डेटा, पूरा चिपका देंगे ऊपर, बस न्यूज़ चेंज कर देंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहती है। तो हमें इतना ओवर बर्डन नहीं होना है, और जो लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीज़, वो स्किप कर दो, ठीक है, ये काम का नहीं है कुछ। ऑल्सो OCI को डिजिग्नेट कौन करता है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है, ठीक है, ये याद रख लेना, ये जो जरूरी है। तो देखो, नॉन रेजिडेंट इंडियन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहली बात, ये दोनों जो है ये मर्ज हो गए अब, ठीक। 2015 में शायद इन्हें मर्ज कर दिया गया था दोनों को एक कैटेगरी में, तो इतना इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो NRI क्या होते हैं? अब NRI जो होते हैं, ये पहली बात तो इंडियन सिटीजन ही होते हैं जो सर्टेन नंबर ऑफ डेज के ऊपर फॉरेन कंट्री में रह रहा है, तो उसको हम डिजिग्नेट कर देते हैं कि ये जो है NRI है। बट इंडियन सिटीजन तो है ही ना, भले बाहर रह रहा है। तो नॉर्मली कितने डेज होता है, 182 डेज होता है, 182 डेज और मोर। अगर इसके लिए आप बाहर रह रहे हो तो आपको बोल दिया जाएगा NRI। अब देखो, कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें 120 डेज होता है, कुछ बोलेंगे 60 डेज होता है, बट उसमें भी टेक्निकल डिफरेंसेस होते हैं। कि जैसे अब देखो, इसमें ऑर्डिनरी रेसिडेंट लिखा है, तो एक टर्म और होता है जिसको बोलते हैं सिर्फ रेसिडेंट, ठीक। तो वो भी अलग होता है, वो अब इनकम टैक्स वगैरह के लिए हम जरूरी है, हमारे लिए जाना जरूरी नहीं है, ठीक। प्लस इसमें जो इनकम टैक्स स्लैब्स होती हैं डिफरेंट होती हैं। इवन ये भी याद रखना जरूरी नहीं है, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि सर्टेन नंबर ऑफ डेज के अगर ऊपर आप बाहर रहते हो तो आपको NRI बोल दिया जाएगा, ठीक। लेकिन आप इंडियन सिटीजन तो हो ही, तो अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपके पास सारे राइट्स होंगे जो एक सिटीजन को अलाउड होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन की बात आती ही नहीं है। दो मैं ये स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ तुम देख लेना। अब आती है देखो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन की बात। ये बेसिकली तुमने जो GS2 में पढ़ते हो, इंडियन डायस्पोरा, समझ लो ये वही है, ठीक। या तो इनका इंडिया से कनेक्ट है प्रीवियस, ठीक, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन लिखा है, या फिर ओवरसीज सिटीजन। हम बोलते हैं कि ये ओवरसीज सिटीजन जैसे हैं हमारे, लेकिन हमारे सिटीजन थोड़े ना है। मतलब इन दोनों के पास ही फॉरेन सिटीजनशिप है, ठीक। तो ये इंडिया के सिटीजन नहीं है, दो दे हैव एन इंडियन कनेक्ट। तो अब क्या करेंगे, इनमें इंटरनल डिफरेंसेस हैं दोनों में, कि हमने सर्टन बेनिफिट्स दे रखे हैं इनको। अब देखो, बेनिफिट्स क्यों देते हैं, क्योंकि हमें भी तो उनसे रेमिटेंसेस चाहिए, उनसे पैसे चाहिए। इवन वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर की तरह काम करते हैं उस कंट्रीज में, तो हम चाहते हैं कि वो इंडिया में कनेक्ट रखें अपना, ठीक है। इसलिए हम उन्हें बेनिफिट देते हैं, ठीक। अब इसमें भी अगर तुम देखोगे ना, तो PIOs को उतना बेनिफिट नहीं है, ठीक, जितना हमारे OCIs को है, ठीक। तो ये याद रखना है एक चीज़। अब देखो, उससे पहले समझ लेते हैं पासपोर्ट और वीज़ा के बीच में डिफरेंस। अब पासपोर्ट क्या होता है, ये तुम्हारी नेशनल आइडेंटिटी को और तुम्हारी पर्सनल आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, ठीक, कि आप एक सिटीज़न हो किसी कंट्री के। अब वीज़ा में क्या होता है कि जिस कंट्री को भी आप विजिट कर रहे हो, वो आपके इमिग्रेशन को, कि क्यों आए हो, किस लिए आए हो, उसको अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है, वो कंट्री डिसाइड करती है। तो इसीलिए लोग वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आपका अप्रूवल हो गया तो आप उस कंट्री में जा सकते हो सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए, ठीक है। अब देखो, PIO और OCI दोनों मर्ज हो चुके हैं, तो हमारे लिए इनके इंटरनल डिफरेंसेस जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब देखो, OCI जो होते हैं इनको मल्टीपल लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिलता है, बट अगर रिसर्च वर्क के लिए आ रहे हैं तो इनको स्पेशल परमिशन चाहिए, अदरवाइज ये किसी पर्पज़ के लिए भी आ सकते हैं, ठीक। और इनको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता है फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, ठीक है। और बाकी चीज़ में देखोगे तो मैं इनको पैरिटी मिलती है NRI से इन रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, एजुकेशनल फील्ड्स में, प्रोवाइडेड ये कोई एक्विजिशन नहीं कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी का या फिर प्लांटेशन प्रॉपर्टी का, ठीक है। उसके अलावा क्या दिया है कि ट्रीटेड एट पार विथ NRIs। अब ये तो कुछ नहीं, देखो इसमें क्या है कि अगर एडॉप्टेशन कर रहे हो आप चाइल्ड का, इंटर कंट्री एडॉप्टेशन है, तो इनको NRI की जितना पावर मिलती है। बाकी इसमें तो लिखा हुआ कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में फेयर्स का भी इनको रिलैक्सेशन मिलता है, वो तो कोई काम करेंगे, ठीक है। बस ये तुम्हारे लिए एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज़ वगैरह में पूछे जाएंगे और ये एक्सेप्शन ही इसमें ज़्यादा रेलेवेंट भी है, ठीक। उसके बाद कैन विजिट इंडिया विदाउट अ वीज़ा, ये तो बता ही दिया। अब देखो, इनको पुलिस अथॉरिटी से रजिस्टर नहीं करना पड़ता है खुद को, लेकिन जो हमारे ये PIOs होते हैं इनको रजिस्टर करना पड़ता है अगर 180 डे से ज़्यादा स्टे कर रहे हैं। ऑल्सो इनको वीज़ा चाहिए होगा, ठीक। इसमें इनको कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता, मैंने बता ही दिया था ऑलरेडी। अगर तुम्हें सिटीजनशिप चाहिए इंडिया की, तो उसके कुछ नंबर ऑफ ईयर्स तुम्हें पहले रहना पड़ता है, ठीक। उसमें थोड़ा इन दोनों को ही रिलैक्सेशन मिलता है। और देखो, मैंने ऊपर बता ही दिया था कि अगर रिसर्च वर्क करने आ रहे हो तो तुम्हें परमिशन चाहिए होगा, चाहे वो इंडियन मिशन से लो, पोस्ट से लो, FRRO से लो, ठीक है। तो बस तुम्हें इतना याद रखना है कि रिसर्च के लिए आ रहे हैं तो हमें परमिशन की ज़रूरत है। बाकी इसका स्क्रीनशॉट जो है वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से देख लेना, ठीक है। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने बोला है वाइट गुड्स मैन्युफैक्चरर को टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये स्कीम हमारे इंपॉर्टेंट हो जाती है। उससे पहले मैं बता दूं वाइट गुड्स होते हैं क्या हैं। तो जो हमारे होम अप्लायंसेस थे जो ट्रेडिशनली वाइट कलर में आते थे उनको बोला जाता है वाइट गुड्स। दो, ये बेवरेजेस को भी रेफर करता है, जैसे वोडका वगैरह हो गई उनको। इवन जो फैब्रिक्स हम यूज़ करते हैं कपड़े, वही जो वाइट कलर के होते हैं उनको भी वाइट गुड्स बोला जाता है। बट जो ट्रेडिशनल टर्म है वो लार्ज अप्लायंसेस को रेफर करता है। बट हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो है PLI स्कीम। ठीक, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये मृणाल सर के नोट्स हैं, क्योंकि यहीं पे PLI स्कीम बहुत सही से दे रखी है। ठीक, क्योंकि इतना ये सब बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू हिम। अब देखो आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो ये जो PLI स्कीम है इसमें क्या है कि ये चाहती है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंक्रीज़ हो। ठीक, ताकि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। और ये क्या करती है, 4 से 6% का सब्सिडी देती है ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स। अब इंक्रीमेंटल सेल्स का मतलब क्या हो गया कि बेस ईयर के कंपैरिजन में, जो रेफरेंस ईयर है उसके कंपैरिजन में आपकी सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ये इंक्रीमेंटल सेल्स किसकी होनी चाहिए? उन गुड्स की जो कि आपने मैन्युफैक्चर किए हैं डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किए हैं उसके लिए। अब बेस ईयर क्या है? बेस ईयर 2019 है, 2020 ये हमारा बेस ईयर है। और ये स्कीम लॉन्च कब हुई थी? 2020 में लॉन्च हुई थी। इनिशियली इस स्कीम में 2-3 सेक्टर्स थे, अभी इसको इंक्रीज करके 14 सेक्टर्स कर दिए गए हैं। अब देखो हर सेक्टर की जो मिनिस्ट्री है वो अलग अलग है। अब देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ड्रोन इंडस्ट्री जो है उसके लिए सब्सिडी 20% है। तो हमें इतना माइक्रो लेवल पे याद नहीं रखना है कि अब ड्रोन के सेक्टर का 20% है। हमें याद रखना है कुछ सेक्टर के लिए अलग भी हो सकता है, ये याद रखना है। और बेस ईयर भी याद रखना है कि सभी सेक्टर्स के लिए बेस ईयर सेम नहीं है, कुछ के लिए डिफरेंट भी है। वैलिडिटी कब तक है? 2025-26 तक है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये सेक्टर्स और इनके रिस्पेक्टिव जो भी हमारी मिनिस्ट्री है इसको याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है इस फॉर्म में भी आ सकता है कि कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं और किस सेक्टर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे तुम एक बार देख के इसे याद ही कर लो, एक बार खत्म करो इसको। अब देखो न्यूट्रिनस को ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक, इनको गोस्ट पार्टिकल्स भी बोलते हैं, कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल होते हैं, लेप्टॉन्स को बिलोंग करते हैं फैमिली को। ये सब मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है और क्यों न्यूज़ में है ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है।